हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। हमने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में फर्स्ट चैप्टर पहली 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, मीन्स ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब क्या होते हैं। जो हमारा चैप्टर का नेम है उसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि ग्लोब कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, आपने ग्लोब देखा होगा और यहाँ पे भी मैंने बता रखा है। ये देखिए, यहाँ पे एक नीडल होती है ग्लोब में, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, जिस पे ग्लोब रोटेट करते हैं। ये ग्लोब रिप्रेजेंट किसको करते हैं? अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी अर्थ जैसे दिखाई देती है वैसे ही हम उसको ग्लोब पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अर्थ तो रोटेट करती है, मतलब हमारा ग्लोब भी रोटेट करना, क्योंकि ये इसका एक आइकॉनिक मॉडल ही है। तो ग्लोब को भी हम ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट कर सकते हैं तो मतलब ये तो मूव होता है। अगर मूव होता है तो स्थिर तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो होंगे नहीं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थिर। इंग्लिश में बोलें तो अनस्टेबल, या इसको जगह बोल सकते हैं हम मूवेबल। यानी कि ग्लोब क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं या अस्थिर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, वो सुई क्या कहलाती है? आपको ये बताना है कि जो ये सुई है, ये सुई जो ये निकल रही है यहाँ से, ये ऐसे पूरे बीच में से, ग्लोब के बीच में से निकलती है। ये सुई ग्लोब के लिए किस चीज़ का काम करती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। क्या वो अक्ष का काम करती है? अक्ष को बोलते हैं एक्सिस। कक्षा, कक्षा क्लास वाली कक्षा नहीं, ग्रह की कक्षा, यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने आपको बताया था, ऑर्बिट क्या होती है? जो सन होता है उसके चारों ओर जो प्लेनेट होते हैं वो सर्कल में घूमते हैं। इसी जो सर्कल को बोलते हैं, यानी कि इसी पाथ को बोलते हैं क्या? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट तो इसका आंसर होगा नहीं, ये तो हमें पता है। थर्ड ऑप्शन है पोल, यानी कि ध्रुव, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो उसकी अक्ष कहलाती है। अक्ष क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमती भी है। अपने ही एक्सिस पे कैसे, क्यों घूमती है? क्योंकि दिन और रात जो बनते हैं वो अपने ही एक्सिस पर घूमने के कारण बनते हैं। और जो ये ग्लोब में नीडल है, ये उसकी एक्सिस का काम करती है, क्योंकि इसी के अराउंड तो हम ग्लोब को घुमाते हैं ना, ऐसे ये ग्लोब घूमता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। अब आपको बिंदुओं का बताना है। ये जो दो बिंदु देख रहे हैं, पहले तो हमें पूरी नीडल का बताना था, मतलब पूरी सुई का बताना था, लेकिन अब हमें सिर्फ ये पॉइंट बताने हैं जहाँ से ये निकल रही है। ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। अक्ष, अक्ष तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरी नीडल अक्ष कहलाती है, तो ये पॉइंट तो अक्ष नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कक्षा, यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट भी मैंने आपको बता दिया, वो पाथ जिस पर प्लैनेट मूव करते हैं, किसके अराउंड? सन के अराउंड। और तीसरा है ध्रुव, यानी कि पोल, इसको ध्रुव बोलते हैं हिंदी में। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव या पोल। अब ये पोल देखिए, जो ग्लोब होता है जहाँ से सुई निकलती है, इसी को बोलते हैं हम पोल। और जो ऊपर का जो बिंदु होता है उसको तो हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे का बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। अभी आने वाले कंसेप्ट में पोल को लेकर और भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा या वृत्त जो ग्लोब या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? देखिए, ये हम मान लेते हैं ये ग्लोब है या अर्थ है, क्योंकि दोनों एक ही बात हैं। तो इसको जो दो बराबर भागों में बांटती है, वो वाली रेखा क्या कहलाती है, या वो वृत्त क्या कहलाता है? देखिए, मान लीजिए ये मैंने रेखा खींची, तो ये अगर इसको सर्कल के रूप में देखें
तो जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है वो तो क्या कहलाता है, डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है या ग्लोब को दो भागों में बांटती है वो रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शंस देखते हैं। क्या वो विषुवत रेखा कहलाती है, क्या वो कर्क रेखा कहलाती है, क्या वो मकर रेखा कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मीन्स इक्वेटर हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन ये एक सिर्फ काल्पनिक रेखा है। एक्चुअल में ऐसी कोई भी रेखा एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसी रेखाओं का एक आकलन सा मान लिया है कि ऐसी रेखाएं यहाँ से पास होंगी, इतने डिग्री की रेखा यहाँ से पास होगी। ये सिर्फ हमारी एक काल्पनिक रेखाएं हैं। एक्चुअल में ऐसी कोई रेखाएं ना तो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं ना ही ग्लोब पर एग्जिस्ट करती हैं। केवल अपनी सुविधा अनुसार हमने इन्हें मान लिया गया है। और ये सुविधाएं कौन कौन सी हैं वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि हमने क्यों बांटा, किस लिए बांटा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? इसको ध्यान से पढ़िए, असत्य पूछा है मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए आपसे। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, सत्य और असत्य से रिलेटेड बहुत गलतियां हो जाती हैं, हम जल्दबाजी में क्लिक कर देते हैं। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, विषुवत वृत्त पृथ्वी की एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, यानी कि जो इक्वेटर लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन बनाती है, ठीक है, अर्थ पर। और ये स्टेटमेंट तो ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है। अब ऑप्शन बी क्या कहता है, विषुवत वृत्त पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटता है। अब यहाँ ध्यान कीजिए, ये छोटी सी गलती ही इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रही है, असमान भाग। जबकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जो इक्वेटर लाइन है या इक्वेटर सर्कल है वो क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। बराबर पे गौर कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है असमान, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगी रॉन्ग, ठीक है। अब हमारा आंसर तो मिल गया हमें, लेकिन हमें जाना है अगले ऑप्शंस पे भी ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो सके। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये देखिए, ये इक्वेटर है, इसके जो उत्तर का भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और विषुवत वृत्त के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, तो ये जो नीचे का पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अब हमारा ऑप्शन हमसे पूछा था कि कौन सा वाक्य असत्य है, तो असत्य वाक्य यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट तो है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? हमने अभी विषुवत वृत्त पढ़ लिया। विषुवत वृत्त पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है, ये हमने लगा लिया विषुवत वृत्त, ठीक है। अब कह रहा है कि जो इस विषुवत वृत्त के समांतर जितने भी लाइनें खींची जाती हैं ध्रुवों तक। अब ध्रुव मैंने आपको बताया था कि दो ध्रुव होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दो बता दिए थे मैंने आपको। ऊपर के ध्रुव को क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल, नीचे के ध्रुव को क्या बोला जाता है, साउथ पोल। अब वो कह रहा है कि इक्वेटर से चाहे तो हम नॉर्थ की तरफ बढ़ें या साउथ की तरफ बढ़ें, और हम बढ़ते हुए अगर पैरेलल लाइंस ड्रा करते हैं इक्वेटर की तरफ से, तो जो ये इक्वेटर की तरफ से पैरेलल लाइन ड्रा की गई हैं, देखिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मीन्स ये पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो ये समानांतर रेखाएं हैं। इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, चाहे तो वो साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो, तो देखिए इन रेखाओं को बोला जाता है अक्षांशीय रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैटिट्यूड लाइंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाता है? अब आपको जो बताना है वो ये है कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ में ये जो विषुवत वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये कितने डिग्री अक्षांश को दर्शा रहा है? ये जो हमारा इक्वेटर है ये कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाता है? ये दर्शाता है 0 डिग्री अक्षांश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार डैश होता है। मतलब आपको बताना है कि अक्षांशों के आकार में यानी कि साइज में क्या डिफरेंस आता है, क्या वो बढ़ जाते हैं, क्या वो घट जाते हैं, या वो स्थिर रहते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो
अब हमने विषुवत वृत्त पढ़ लिया है, इमेज में भी देख लेते हैं इसको। ये है हमारा विषुवत वृत्त, ठीक है। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, यानी कि नॉर्थ पोल की ओर चलते हैं। ये हम नॉर्थ पोल की ओर गए, हमने पहले अक्षांश और ड्रा किया 20 डिग्री का, उसके बाद हमने 40 डिग्री का किया, उसके बाद हमने 60 डिग्री का किया, उसके बाद हमने 80 डिग्री का किया। अब मैंने यहाँ लाइंस ड्रा कर दी, ऐसी ही इमेजिनरी लाइंस को हमने मान लिया था अर्थ पे। तो अब इन लाइनों को गौर से देखिए, जो 0 डिग्री की थी वो तो बहुत बड़ी थी, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए और यानी कि पोल की तरफ जाते गए, इनका साइज़ क्या होता गया, डिक्रीज़ होता गया। देखिए डिक्रीज़ हो रहा है साइज़, और लास्ट में जाके बिल्कुल छोटा सा रह गया, और नॉर्थ पोल पे तो बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ हो गया है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं अक्षांशों का आकार छोटा होता जाता है, चाहे हम जाएं साउथ पोल की ओर, चाहे हम जाएं नॉर्थ पोल की ओर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता जाता है या डिक्रीज होता जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रपुर, जो कि है महाराष्ट्र में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंद्रपुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और फिर है बोले होरिजोंटे, यानी कि ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका क्रमशः स्थित हैं। अब आपको रिस्पेक्टिवली बताना है कि ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो भी हम एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमसे पूछा है कि चंद्रपुर जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की पोजीशन अगर हमें पता है ग्लोब पर, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित होगा। तो अगर हम देखें ये ग्लोब है तो ये इक्वेटर लाइन होगी 0 डिग्री वाली, और हमें पता है कि हमारा भारत यानी कि इंडिया यहाँ स्थित है। अब यहाँ स्थित है मतलब उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और बात है सबसे पहले महाराष्ट्र की, तो उसके लिए तो आएगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब कितने डिग्री का आएगा वो बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कट हो जाएगा ना कि जो पहले नंबर पे दक्षिणी अक्षांश दे रखा है, क्योंकि चंद्रपुर पूछा है जो कि महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र इंडिया में है, तो होगा क्या कि हमें तो उत्तरी अक्षांश को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो हम दक्षिणी अक्षांश वाले पहले ऑप्शंस को तो सिलेक्ट कर देते हैं कि ये गलत होगा। तो पहला ऑप्शन देखें तो इसमें दक्षिणी अक्षांश पहले नंबर पर दे रखा है, तो ये तो हो गया गलत। अब लास्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें भी दक्षिणी अक्षांश पहले नंबर पर दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो अब बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, और इनमें से भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ना भी पता हो तो कम से कम 2 ऑप्शन में तुक्का लगाने में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, आपकी गलत होने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप अपने गैस को ठीक कर सकते हैं। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि चंद्रपुर जो है वो स्थित है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और बोलो होरिजोंटे स्थित है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, ठीक है, यहाँ पर कहीं स्थित होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा क्रमशः स्थित हैं। अब आपको बताना है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है और मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्लोब। मान लीजिए ये बन गया हमारा ग्लोब, और हम लगा देते हैं 0 डिग्री की लाइन जो कि कहलाती है इक्वेटर या फिर विषुवत वृत्त, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि हमारे भारत से तो होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहाँ हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में, तो कर्क रेखा जो होगी वो तो उत्तरी गोलार्ध में ही होगी। तो हम दक्षिणी गोलार्ध वाले पहले ऑप्शंस को तो डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब गलत कर देंगे। तो यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे हमारी कर्क रेखा बता रखी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में भी दक्षिणी अक्षांश पे बता रखी है कर्क रेखा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कर्क रेखा है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और जो मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। यानी कि अगर यहाँ देखें तो मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री का अक्षांश है, और अगर ये नॉर्थ का अक्षांश है 23.5 डिग्री का तो ये हो जाएगी कर्क रेखा। और ऐसे ही दक्षिण की तरफ देखें तो मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री का दक्षिण का अक्षांश है,
तो ये हो जाएगी हमारी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। होप सो कि अब आपको कर्क रेखा और मकर रेखा में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा एवं मकर रेखा। अभी हमने पिछले डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन में कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अब वो कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कितनी बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो अब आप देखिए, ये दे रखी है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे दे रखी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ की साइड है कर्क रेखा और साउथ की साइड है मकर रेखा। अब आपको ये बताना है कि इनके बीच में जो ये स्पेस है यानी कि ये जो स्थान है, इस पे सूर्य वर्ष में कितनी बार दोपहर के समय ठीक हमारे सिर के ऊपर दिखाई देता है। मतलब सिर के ऊपर दिखाई देने का मतलब है कि इनके बीच में जितने भी अक्षांश हैं, अगर हम उस पर किसी एक अक्षांश पर खड़े हो जाएं, तो अगर सूर्य हमारे सिर के ठीक बिल्कुल ऊपर होगा तो हमारी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य की पोजीशन अगर आगे पीछे होती है तभी हमारी परछाई या तो आगे बनती है। अगर हमारे से पीछे की तरफ सूरज है तो हमारी परछाई आगे की तरफ बनेगी, और हमारे से आगे की तरफ सूरज है तो हमारी परछाई पीछे की तरफ बनेगी। लेकिन अगर सिर के ठीक ऊपर होगा तो परछाई बनेगी ही नहीं। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों अक्षांशों के मध्य जितना भी क्षेत्र है उसमें सूरज कितनी बार सिर के ठीक ऊपर दिखाई देता है हमें वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये तो होगी हमारी कर्क रेखा और ये है हमारी मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, और यहाँ लिखा भी हुआ है उष्ण कटिबंध। इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ध्यान से समझिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर दिखाई देता है वर्ष में इन दोनों अक्षांशों के बीच में, ठीक है। अगर सीधी रोशनी पड़ेगी तो हीट का जो इम्पैक्ट होगा, ऊष्मा का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण ही इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का अर्थ क्या होता है, यानी कि गर्म, तो उष्ण से हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसीलिए इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। अब इससे बनते हुए और क्वेश्चंस को यहीं पर देख लेते हैं। ये हमने कर ली थी कर्क रेखा, ये हमने कर ली मकर रेखा, जो कि हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा स्थित है उसे बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा स्थित है उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। अब हमने हमारे पास कितनी लाइंस होगी, और एक और 2 पॉइंट और समझ लेते हैं यहाँ। उससे पहले जो हमारा 90 डिग्री पर होता है वो होता है पोल। अगर वो उत्तर की तरफ है तो वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और अगर वो दक्षिण की तरफ है तो वो हो जाएगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब हमारे पास जितने भी लाइंस थी उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बाकी के बचे हुए क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले हमने 0 डिग्री की लाइन खींची थी, ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। फिर हमने 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री की लाइनें खींची, ठीक है। अगर ये नॉर्थ की तरफ खींची तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कर्क रेखा, और अगर हमने साउथ की तरफ खींची तो 23.5 डिग्री की तो ये हो जाएगी मकर रेखा। अगर हमने 66.5 डिग्री की लाइन खींची कहाँ पर, उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त। अगर हमने 66.5 डिग्री की लाइन खींची साउथ की तरफ तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और 90 डिग्री का जो पॉइंट होता है उत्तर की तरफ उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो 90 डिग्री का दक्षिण की तरफ पॉइंट होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये ध्रुव हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बाकी के बचे हुए क्षेत्र। देखिए, जो हमारी कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री और हमारा जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, इसके दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन अगर एनसीईआरटी में अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को देखें, उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए एक पेज लेते हैं हम, ये एक पेज है, यहाँ से हम टार्च से एक टार्च लेते हैं और रोशनी डालते हैं इस पर, तो ये बिल्कुल सीधी इम्पेक्ट करेगी इसको, ठीक है। तो एरिया भी कम कवर होगा, और जो एरिया कवर होगा वहाँ पर हीट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा।
अब हम इस कागज़ को थोड़ा रोटेट सा कर देते हैं। मान लीजिए ऐसे कर दिया ये कागज़, और यहाँ से डालते हैं रोशनी, तो जो रोशनी आएगी वो अधिक क्षेत्र को कवर करेगी, ठीक है। तो रोशनी का फैलाव तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो उसका हीट का इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाएगा। इसी वजह से ग्लोब पर देखें या अगर हम अर्थ पर देखें तो जो सूर्य जो हमारे को गति करता दिखाई देता है वो यहाँ इन दोनों जोन के बीच में दिखाई देता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर ही, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो सूरज की मूवमेंट होती है वो दिखाई देती है। याद रखिए सूरज की मूवमेंट नहीं होती, मैंने आपको बताया था कि सन जो है वो स्टिल है, लेकिन हमारी जो अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिस वजह से हम जब हमारी पृथ्वी घूमती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो सूरज रोटेट कर रहा है। सूरज वही है, सूरज उगता है, सूरज छिपता है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, इस वजह से हमें सूरज उगता और छिपता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो सूरज जो मूवमेंट करता है वो इन क्षेत्र के बीच में करता है, सिर्फ इसी क्षेत्र के बीच में। तो यहाँ तो सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है इस क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तिरछी पड़ती है। अब तिरछी पड़ती है तो इस वजह से क्या होता है, हीट का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता है एज कंपैरेटिवली, कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितनी हीट थी उससे कम हीट उससे ऊपर वाले क्षेत्र में होगी। हीट कम होगी मतलब थोड़ी बहुत सर्दी आ जाएगी वहाँ पर। अब सर्दी और गर्मी दोनों हो गए। अब दोनों होने की वजह से इस क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत का मतलब होता है ठंड, उष्ण का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गर्म, तो दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल देते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मीन्स थोड़ी बहुत गर्मी और थोड़ी बहुत ठंड। तो इस वजह से यानी कि जो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र या ये वाला क्षेत्र की भी बात कर लें, बात एक ही है। यहाँ पर भी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, मतलब शीत भी होगी और उष्ण भी होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जाएं, तो यहाँ पर आपको पता ही है क्या होगा, सूर्य की किरणें और तिरछी जाएंगी, मतलब और ज़्यादा शीत की मात्रा बढ़ती जाएगी, गर्मी और कम होती जाएगी। और जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो पोल तो एकदम ही क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र, यानी कि ग्लेशियर वगैरह पोल पर ही मिलते हैं हमें। इस वजह से जो अंतिम जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शीत का क्षेत्र, मतलब शीत कटिबंध क्षेत्र, यानी कि 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को, चाहे वो साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो, इन क्षेत्रों को बोला जाता है कौन सा जोन, ट्रॉपिकल जोन, यानी कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए निम्न में से आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि हमने इमेजिनरी लाइंस को मान लिया अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन वो सुविधाएं मैंने आपको कहा था कि आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो वो यही क्वेश्चन है कि हमने इमेजिनरी लाइन को माना क्यों। तो देखिए हमने इमेजिनरी लाइन को माना, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमें किस किस की ज़रूरत होती है। अक्षांश की ज़रूरत होती है, हमने पढ़ा था कौन सा, एक तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर क्षेत्र पढ़ा था हमने, और एक बोले हॉरिजॉन्टे पढ़ा था। उन दोनों में अक्षांशों की बात की गई थी, मतलब अक्षांश की ज़रूरत तो होती है किसी का एड्रेस या किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। क्या देशांतर की ज़रूरत होती है? अब मैं आपसे बात करता हूँ कि देशांतर की ज़रूरत क्यों होती है। मैंने आपको बताया कि ये जो विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी लाइनें खींची जाती हैं ये तो कहलाती हैं अक्षांश। अब ये पूरा अक्षांश है। अब मैंने किसी को अपने घर का एड्रेस देना था, अब मैंने उसको बोला 20 नंबर गली में आ जा। अब 20 नंबर गली में तो 1000 घर होंगे, तो वो 1000 घर देखता रहेगा कि कौन सा घर में आऊँ? नहीं ना। ऐसे ही मैंने अगर कोई एग्जैक्ट लोकेशन बतानी थी तो मैंने किसी को बता दिया जी मेरा घर तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब उसने नोट भी कर लिया, अब वो मुझे ढूंढने चल पड़ा कि चलो मैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर देखने चलता हूँ कि रोहित का घर कहाँ स्थित है। वो चला यहाँ से, अब ये पूरा 20 डिग्री अक्षांश तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, अब वो मुझे क्या पूरे वर्ल्ड में ढूंढता रहेगा? नहीं ना। तो उसको एक और पॉइंट चाहिए, यानी कि अगर मेरी गली 20 नंबर है तो उसे मेरा मकान नंबर यानी कि मेरा हाउस नंबर भी चाहिए, तभी तो वो मेरे घर आ पाएगा ना। तो हमें एक पॉइंट की और ज़रूरत पड़ती है, तो वो पॉइंट कहलाता है हमारा देशांतर, यानी कि अक्षांश के साथ हमें देशांतर पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं किसी प्लेस की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षांश और देशांतर। अभी हमने देशांतर की बात की नहीं है, मैंने आपको एग्जैक्ट बताया नहीं है कि देशांतर क्या होता है।
जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ता जाएगा देशांतर के क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें आपको क्लियर होता जाएगा कि देशांतर क्या है। ठीक है, उससे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंगा द्वीप किस महासागर पर स्थित है। आपको बताना है कि ये जो टोंगा द्वीप है ये किस महासागर पर स्थित है। तो टोंगा जो द्वीप है वो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं। अब आपको ये बताना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। देखिए जो नॉर्थ की तरफ सबसे ऊपर का बिंदु होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो होता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे होता है वो होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा, जैसे ये रेखाएं आपको दिख रही होंगी, ये रेखाएं मिल रही हैं आपस में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को मिला रही हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है देशांतरीय रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देशांतरीय रेखा को ध्यान से समझ लीजिए क्या होती हैं। अक्षांश रेखा को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो 0 डिग्री की लाइन होती है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे तो बोलते हैं अक्षांश रेखा, लेकिन जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल इन दोनों को मिलाती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। याद रखना, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो आपको ग्लोब के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और अक्षांश के बारे में भी और देशांतर के बारे में भी, क्योंकि चैप्टर से कई बार उसके टाइटल से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड तो हर कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आते हैं तो वो एज इट इज़ लाइंस के रूप में ही आते हैं। एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी होती हैं एज इट इज़ बन के आ जाती हैं। चाहे तो आप केवीएस का पेपर ले लीजिए, चाहे आप DSSB का पेपर ले लीजिए, चाहे सीटेट का, चाहे एस्टेट का, चाहे किसी भी स्टेट का, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस ही आती हैं बनी बनाई, उनसे स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ना नहीं है, और हम तो यहाँ सारे कंसेप्ट करवा ही रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं रहेगी। और हम एनसीईआरटी नहीं कवर कर रहे, हम एनसीईआरटी से आउटर मोस्ट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो भी कवर करते हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप हमारी वीडियो को बार बार सुनिए, अपने नोट्स बनाइए। वैसे तो हम आपको PDF भी दे रहे हैं, आप हमारे PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अब ये अक्षांश और देशांतर का टॉपिक होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी अक्षांश होती हैं और कौन सी देशांतर होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्षांश में तो पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन देशांतर में कोई भी पैरेलल लाइन नहीं होती, क्योंकि ये एक ही बिंदु से ओरिजिनेट होती हैं। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, इसीलिए इनके बीच की जो दूरी होती है पोल पर वो शून्य हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य वाक्य है। ध्यान रखिए, मैंने बताया था असत्य और सत्य को ध्यान से पढ़ना। तो आपको असत्य वाक्य यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, प्रत्येक डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब इस कंसेप्ट को समझिए, ये है क्या। हमने अभी अक्षांशों को पढ़ा, देशांतर को पढ़ा, तो उसका जो माप हम लेते हैं वो डिग्री में लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा 23.5 डिग्री की, 66.5 डिग्री की, तो ये हम डिग्री में ले लेते हैं ना, यहाँ हम डिग्री लगा देते हैं ऐसे, 66.5 डिग्री साउथ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। तो ये जो डिग्री है इसको आगे भी विभाजित किया जाता है। अब इसको विभाजित करने की नीड क्या पड़ी, यानी कि डिवाइड करने की नीड क्या पड़ी हमें। तो देखिए जो हमारा मान लीजिए ये 66 डिग्री था, उसके बाद 67 डिग्री, क्या 66 और 67 के बीच में कोई नंबर नहीं आता? आता होगा ना, कोई तो अक्षांश आता होगा। डायरेक्ट जंप थोड़ी कर जाता है 66 से 67, इनके बीच की दूरी भी तो होती होगी। जैसे अगर 1 और 2 के बीच के नंबरों की बात करें तो 1.5 भी आता है, 1.3 भी आता है, 1.4 भी आता है, 1.5 भी आता है। ऐसे ही अक्षांशों में भी होता है। 66 डिग्री हमने अक्षांश लिया तो 66.5 भी आता होगा, 66.1 डिग्री अक्षांश भी आता होगा। तो ऐसे अक्षांश आते रहते हैं बीच में। तो अब 66.5 डिग्री को अगर हमने डिग्री तो अलग कर दें, फिर उसके आगे की यूनिट कैसे लिखें, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया। डिग्री को तो बांटा हमने मिनट में और मिनट को बांटा सेकंड में। अगर हमें ये बोलना हो कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 66 डिग्री 15 मिनट
25 सेकंड ऐसे बोलते हैं इसको, अगर हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगा क्योंकि ये ठीक है, डिग्री को बांटा हमने मिनट में, मिनट को बांटा सेकंड में। सेकंड ऑप्शन है देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये हमने पढ़ लिया था कि देशांतरीय रेखा कौन सी होती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है। ये मैंने एक रेखा बना दी। ठीक है, अब और रेखाएं बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक ही बिंदु से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को मिलाएंगी, चाहे कहीं से भी जाएं वो, लेकिन आके मिलेंगी किस पे, साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे मिलेंगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो गैप था, इनके बीच की जो दूरी थी ये इतनी थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ध्रुव की ओर, मान लीजिए हम नॉर्थ ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि ये गैप तो कम होता जा रहा है, और कम हो गया और कम हो गया, और लास्ट में जाते जाते बिल्कुल जीरो हो गया नॉर्थ पोल पे। तो यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, देशांतरीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गया। ठीक है, हमें तो चुनना था फॉल्स। तो अगले ऑप्शंस को भी देखते हैं अभी हम। ध्रुवों पर देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन ही यही है कि जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल को मिलाती हैं वही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब सारी ही मिलाएंगी, जितनी भी देशांतर हैं, जितनी भी हैं, चाहे वो 1 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, 4 डिग्री की है, चाहे 110 डिग्री की है, वो सभी की सभी मिलेंगी कहाँ पर, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो उनके बीच की दूरी तो वहाँ पर शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। अब जो डी ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें तो फॉल्स ढूंढना था, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए हम उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे कि गलती कहाँ पर है। देखिए, अब है अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं भी असमान लंबाई की होती हैं। अब हम इस कंसेप्ट को पहले तो अक्षांश के नज़रिए से समझते हैं, फिर देशांतर के नज़रिए से समझेंगे। ठीक है, मैंने ये बनाया एक ग्लोब, यहाँ ली मैंने 0 डिग्री की यानी कि इक्वेटर। अब देखना, मैं ऊपर की तरफ भी जाऊँगा और नीचे की तरफ, आप इसकी लंबाइयों को ध्यान से देखना। मैं ये ने लगाई 20 डिग्री की, 40 डिग्री की, 60 डिग्री की, 80 डिग्री की, और ये हो गया 90। ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर थी, ये मेन इक्वेटर थी हमारी, इक्वेटर की जो जितनी लंबाई थी, क्या वो 80 डिग्री की लंबाई के बराबर है? नहीं है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि ये तो छोटी है। तो यानी कि अक्षांशों पर तो ये रूल लागू हो रहा है कि सभी अक्षांश असमान लंबाई के होते हैं। लेकिन अब देशांतर को देखते हैं। ये हमने ग्लोब बनाया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये देशांतर बना दी। ठीक है, फिर ये ऐसे मिलेंगी। ठीक है, अब इसको 3D मॉडल में अगर हम देखें ना, तो सभी की सभी देशांतर रेखाएं हमें समान लंबाई की नज़र आएंगी। हाँ, इनके बीच की दूरी डिफरेंस होती जाएगी या तो घटती जाएगी, जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे वो घटती जाएगी, लेकिन इनकी लंबाई बराबर रहेगी। तो जो डी ऑप्शन में दे रखा है कि जो देशांतर होते हैं वो असमान होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, क्योंकि देशांतर चाहे 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का, चाहे 110 डिग्री का, चाहे वो हो 115 डिग्री का, सभी के सभी की लंबाई समान होती है। तो मतलब देशांतर रेखाएं तो लाइन में लंबाई में समान होती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं लंबाई में बिल्कुल समान नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था असत्य, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख यमयोत्तर का मान क्या है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है? यहाँ यमयोत्तर का मीन है देशांतर रेखा, यानी कि प्रमुख देशांतर रेखा का मान क्या है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। याद रखना इसको, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसको इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को टाइमलाइन भी बोला जाता है, इंटरनेशनल टाइमलाइन भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थे आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हुए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी के अलावा जो भी मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उसको भी हम कवर कर लेंगे, ताकि हमारा कोई भी मार्क्स कटने से बच जाए और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।